Assalamualaikum guys, hope you guys doing well. Welcome to my YouTube channel Learn English with me. आज हम जिस स्टोरी की बात करने जा रहे हैं द जजमेंट उसका नेम है बाय फ्रांस काफ्का। फ्रांस काफ्का एक राइटर हैं, इन्होंने ये स्टोरी लिखी है द जजमेंट। सबसे पहले हम राइटर के इंट्रो की बात करेंगे। ये 3 जुलाई 1883 में पैदा हुए एंड 3 जून 1924 में इनकी डेथ डेट है। बेसिकली ही वॉज कल्चरली इन्फ्लुएंशियल जर्मन लैंग्वेज नॉवलिस्ट थे और ये एक जियो राइटर थे। जियो कहते हैं यहूदी राइटर को। और स्कॉलर्स और क्रिटिक्स का कहना है कि ये वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स हैं ऑफ 20th सेंचुरी। और जो इनकी राइटिंग है उसके अंदर हमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स नज़र आते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि इन्होंने एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई जिसे काफकैसिक टेक्निक कहते हैं। काफकैसिक टेक्निक वो होती है जिसके अंदर ऐसी सिचुएशन, ऐसा सेटिंग करेक्टराइज की जाए, क्रिएट की जाए जिसमें स्पिरिचुअल एंग्जाइटी, आइसोलेशन, सरियलिज्म डिस्टोरेशन एंड हेल्पलेसनेस शो किए जाए। सरियल डिस्टोरेशन कहते हैं ड्रीम लाइक का रियलिटी। ये वाला जो क्वेश्चन है काफकैसिक टेक्निक, ये पीपीएससी में भी और भी काफ़ी जो टेस्ट हैं उनमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ काफकैसिक टेक्निक। तो काफकैसिक टेक्निक वो होती है जिसके अंदर ऐसी सिचुएशन या ऐसी सेटिंग को क्रिएट किया जाए जिसके अंदर आइसोलेशन, सरियल डिस्टोरेशन, हेल्पलेसनेस और स्पिरिचुअल एंग्जाइटी शो की जाए, उसे काफकैसिक टेक्निक कहते हैं। चलें अब हम बात करते हैं आगे इनके थीम्स की, यानी कि काफका की जो राइटिंग के थीम्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट एलिनेशन है, तन्हा, आइसोलेशन, अकेला, एक्सटेंशलिज्म जिसमें एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करती, ज़िंदगी गुजारने के वेज मैटर नहीं करते। नेक्स्ट है मार्क्सिज्म जिसमें अपर और लोअर क्लास की बात की जाती है। उससे अगला है एमलेसनेस, रूटलेसनेस एंड होपलेसनेस, यानी जिसका कोई मोटिव ही ना हो, सेंटर ही ना हो। सारे पेसिमिस्टिक थीम्स हमें यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फ्रांस काफ्का की लाइफ की। बेसिकली ये एक ज्यू राइटर है, यानी यहूदी राइटर है, जर्मन में रहता है। और इसके अपने फादर के साथ टर्म्स इतने अच्छे नहीं हैं, यानी इसका फादर जो इससे इतना प्यार नहीं करता है, हेट शो करता है। और यही एक रीज़न है कि ये अपनी राइटिंग में उस चीज़ को डालता है, यानी कि हमने बात की थी कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट यूज़ करता है ये अपनी राइटिंग में। तो मतलब यही कि ये अपनी लाइफ में जो इसकी लाइफ हिस्ट्री है ये उसको भी रिकॉल करता है अपनी राइटिंग के अंदर। यानी इसका फादर जो है वो जितना इससे हेट शो करता है उतना ही ये दिखा रहा है अपनी स्टोरीज़ में भी। यानी इसके आपके जितने नॉवेल्स हैं या शॉर्ट स्टोरीज़ हैं आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो ज़्यादातर उनका जो बेसिक थीम होता है वो फादर सन के रिलेशनशिप पे होता है कि फादर कैसे ब्रूटली ट्रीट करता है अपने बेटे से। और इसके फादर जो हैं वो आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से स्विच किया लेटर एंड वो बिज़नेस में चले गए, उन्हें बिज़नेस का शौक था। तो वो बिज़नेस वाले एलिमेंट भी हम इसी स्टोरी में देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट कि जो भी इसकी हिस्ट्री जो इसकी लाइफ में पीछे गुजर चुका है पास्ट में, काफ्का उसी चीज़ को अपनी राइटिंग के अंदर लोगों को दिखा रहा है, बता रहा है कि वो जितनी भी उसकी स्टोरीज़ है वो और किसी साइड पे नहीं जा रहा, वो उसी चीज़ को जो उसके साथ हो चुका है, उसके ज़हन में जो चीज़ें उसके पास्ट में चल चुकी हैं वो उन्हीं को ही यूज़ कर रहा है अपनी राइटिंग में। अब हम बात करते हैं करैक्टर्स की। फर्स्ट करैक्टर है जॉर्ज बेंडिमन। ये एक सेंट्रल करैक्टर है स्टोरी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है। दूसरा करैक्टर है द फादर। फादर का नेम नहीं स्टोरी में उन्होंने डिस्क्लोज किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं समहाउ हम इन्हें रिलेट कर सकते हैं काफ्का के फादर के साथ। नेक्स्ट करैक्टर है द फ्रेंड। ये जॉर्ज का फ्रेंड है जो रशिया चला गया जब क्राइसिस हुए थे जर्मनी में, तो ये रशियन रेवोल्यूशन हुई तो ये वहाँ जाके इसने अपना बिजनेस को न्यू स्टार्टअप देने की कोशिश की है। और ये जो फ्रेंड है इसी को जॉर्ज ने जब स्टोरी ओपन होती है तो वो इसको लेटर लिखना चाह रहा है, अपने दोस्त को बताना चाह रहा है अपनी ज़िंदगी के बारे में। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस फ्रॉलिन। ये एक खातून है और ये जॉर्ज की फियांसे हैं, दे बोथ आर इंगेज्ड। और मिस फ्रॉलिन भी यही चाहती हैं कि जॉर्ज जो है वो अपना लेटर लिखे अपने फ्रेंड को और अपनी ज़िंदगी के बारे में बताए कि वो इंगेज्ड हो गया, ये भी उसको बताए, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं इसलिए। चलें कैरेक्टर्स हो गया, अब हम समरी की तरफ आते हैं। तो जब स्टोरी की ओपनिंग हो रही है तो उसमें ये दिखाया गया है जो जॉर्ज बेंडिमन है वो एक करेक्टर है। वैसे तो ये बहुत ओबीडियंट और बहुत सेंसिटिव नेचर का मालिक है, लेकिन इसमें एक फ़लॉ है और वो ये है कि इसके अंदर विल पावर नहीं है, ये अपनी डिसीजंस इतनी जल्दी नहीं ले सकता।
अगर कभी ले भी ले कोई डिसीजन तो उसके ऊपर हफ्तों बैठ के ओवर थिंकिंग करता है कि अगर ये डिसीजन मैंने लिया है तो ये ठीक है डिसीजन मेरे लिए, दूसरों के लिए ठीक है कि नहीं है, कुछ इससे मसला ना हो जाए। यानी इसे अपने पे इतना सेल्फ बिलीव नहीं है इसको इस चीज़ पे कि हाँ मैंने अगर डिसीजन लिया है तो वो ये ठीक हो सकता है। तो ये इस तरह का इसकी नेचर है। जैसा कि ये एक साइकोलॉजिकल नावल है, सॉरी नोवेला है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइकोलॉजिकल जो चीज़ होती है उसके अंदर माइंड, ब्रेन, थिंकिंग, थॉट्स ये सब बहुत मैटर करते हैं। चलें बहरहाल ये सोचता है, उसके बाद ओपनिंग हो रही है कि ये लिखना चाह रहा है एक लेटर अपने फ्रेंड को, उसको बताना चाह रहा है, जो कि रशिया जा चुका है। ये 3 साल से अपने फ्रेंड से नहीं मिला, तो जो 3 साल में इसकी लाइफ चेंज हुई है ये सब उसको बताना चाह रहा है कि कैसे 3 साल में उसको मिस फ्रॉलिन मिली। फिर कुछ दिन पहले वो उससे एंगेज्ड हो गया। मिस फ्रॉलिन एक बहुत अच्छी और वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती थी, ये खुद एक बिजनेसमैन बन गया। तो ये सब चीज़ें बताना चाह रहा है। तो जब ये लेटर लिख रहा होता है तो फिर इसके माइंड में एक चीज़ आती है कि अगर जब मैं ये लेटर भेज दूंगा अपने फ्रेंड को, वो पढ़ेगा, तो हो सकता है वो रशिया में भी सेटल ना हुआ हो, ना उसका बिजनेस चला हो, तो वो ये देख के बहुत डिसअपॉइंट होगा कि ये तो सेट हो गया जॉर्ज और मैं नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया था ना, सेंसिटिव नेचर है, सोचता है इस चीज़ को। और फिर एक तरफ से ये बात भी इसके माइंड में आती है कि हो सकता है वो मेरे से जलने लग जाए, जेलस हो, मेरी कामयाबी पे खुश ना हो, तो मुझे लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। अब वो इस कश्मकश में डबल माइंड हो चुका है कि मैं अपने दोस्त को लेटर लिखूं या अपने दोस्त को ना लेटर लिखूं। तो अब सोचते हैं कि इस चीज़ का मशवरा मैं अपने फादर से करता हूँ। तो वो अपने फादर के रूम में जाता है। वहाँ पे ये दिखा रहे हैं सीन में कि फादर जो है वो अपने रूम में है, बहुत सी डिम लाइट चल रही है उसके रूम में। फादर बहुत ज़्यादा बीमार है, जब से ये इंगेज्ड हुआ है और बिज़नेस में मसरूफ़ हो गया, अपने फादर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा। तो जब ये अपने फादर को देखता है तो इसको बड़ा गिल्ट होता है कि मैं अपने कामों में इतना मसरूफ़ रहा हूँ, ना तो मैंने अपने फादर को टाइम दिया, मेरा फादर इतना बीमार हो गया। तो ये वहाँ पे जब पहुँच के अपने फादर की कंडीशन देखता है तो इसको बड़ा बैड फ़ील होता है। अब अगर हम इसके फ़ादर की बात करें, जॉर्ज के फ़ादर की, तो बहुत ही एक शकी और बदमिज़ाज इंसान है, बदगुमानी उसके माइंड में रहती है और इस तरह का इंसान है कि अपने बेटे की सक्सेस पे खुश नहीं होता। देखा यहाँ पे वो चीज़ शो कर रहा है जो फ्रांस काफ्का का फ़ादर करता था, यानी जो काफ्का का फ़ादर था हरमन काफ्का, वो भी खुश नहीं होता था फ्रांस काफ्का की सक्सेस पे। ये वाला एलिमेंट उसने अपनी राइटिंग में भी दिखाया है। तो वो जब देखता है अपने फ़ादर को तो उसे बोलता है कि आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके जाऊँगा, मैं आपका ख़्याल रखूँगा, मैं आपको दोबारा से बिल्कुल ठीक कर दूँगा पहले की तरह, तो आपने परेशान नहीं होना, मैं इंशाल्लाह ये सब कर सकता हूँ। ख़ैर वो उसे अपने रूम में शिफ्ट करता है, उसकी और फ्रॉलिन दोनों मिल के बड़ा ख़्याल रखते हैं उसका फ़ादर का, जॉर्ज के फ़ादर का। इस तरह करते-करते वो काफ़ी हद तक रिकवर कर जाता है फ़ादर। और फिर वो अपने फादर को कहता है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिखूँ लेटर अपने फ्रेंड को। तो उसका फादर ऐसे शो करता है कि मुझे तो पता ही नहीं है वो कौन है। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि वो मेंटली सिक है। खैर कुछ टाइम गुज़रता है, फादर उसका बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो वो अपने फादर को पास जाते हैं, उसे कहता है कि अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो उससे फिर दोबारा डिस्कस करता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड के बारे में, उन्हें बताता है कि मैं अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखूँ, तो आप क्या कहते हैं, मैं लिख लूँ अपने फ्रेंड को लेटर? तो देन उसका फादर बेड से जंप करता है और खड़ा होता है और उसे कहता है कि बड़ा रूड वे में कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता, मुझे पता है तुम्हारा फ्रेंड कहाँ पे है और वो कौन सा फ्रेंड है। तो मैं तो उसे महीनों से लेटर लिख भी रहा हूँ, मैं उसके साथ कम्युनिकेट भी करता हूँ, हम दोनों आपस में कांटेक्ट में हैं और मैंने उसे बता दिया है कि तुम्हारी इंगेजमेंट हो गई है, तुम्हें कितनी सक्सेस मिली है। अपने बेटे को बताता है बड़े रूड वे में। तो फादर उससे बहुत मतलब गलत वे में बात करता है, अपने बेटे जॉर्ज को कहता है कि तुम एक डिसओबीडिएंट स्टूडेंट हो, तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हें इमेच्योर चाइल्ड हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि फादर के साथ कैसे रहा जाता है, फैमिली रिलेशंस क्या होते हैं। तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि जाके तुम कहीं डूब के मर जाओ। मतलब वो उसको इस तरह कहता है कि जाओ कहीं जाकर डूब के मर जाओ तुम जैसा बेटा, मतलब मैं डिज़र्व ही नहीं करता, तुम मेरे बेटे ही नहीं हो। इस तरह की बातें बोलता है उसको। मैं ये जो उसने बोले हैं सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप देखिएगा। आई हेयर बाय सेंटेंस यू टू डेथ बाय ड्राउनिंग, यानी कि तुम जाओ जाके डूब के मर जाओ। तो मैंने आपको बताया था जॉर्ज बहुत सेंसिटिव नेचर का मालिक है, तो जब उसका फादर उससे इस तरह बात करता है, वो जब देखता है कि मेरा फादर मुझसे इतना बदगुमान हो गया कि मुझे मरने का कह रहा है अपने इकलौते बेटे को, तो वहाँ से चला जाता है और उनके घर के पास एक ब्रिज होता है, वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। तो वहाँ जाके वो चंद ये लफ्ज़ अपने मुँह से निकालता है
डियर पेरेंट्स, आई हैव ऑलवेज लव्ड यू ऑल द सेम। ये बोलता है और वो ब्रिज से जंप करके अपनी जान दे देता है। सो यहाँ स्टोरी ख़त्म हुई। बहुत पेनफुल स्टोरी थी, लेकिन दिखाया ये गया कि जॉर्ज प्यार तो करता था फादर से, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सका। और फादर उसके की पहली कुछ नेचर ऐसी थी, शक्की मिजाज था, बदगुमानी उसके माइंड में रहती थी। तो जब बेटा एक्सप्रेस नहीं करता था, वो समझता था कि मेरे बेटे को मेरी परवाह ही नहीं है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। इस हद तक वो बदगुमान अपने बेटे से हो गया कि उसने उसको मरने का बोल दिया, ये सोचे बगैर कि वो जितना सेंसिटिव नेचर उसकी है, कहीं वो मेरे कहने पे वो कर ही ना जाए। और ऐसा ही हुआ, उसके फादर ने बोला और उसने वो जाके कर दिया। चले अब हम बात करते हैं इसकी थीम्स की, जो कि स्टोरी के थीम्स हैं। डेथ, आर्ट, आइसोलेशन, फ्यूटिलिटी, पर्सनल फेलियर, डिफ़िकल्टी ऑफ फादर सन रिलेशनशिप्स, डिफ़िकल्टी इसमें फादर और सन के रिलेशनशिप के अंदर। यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ भी आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आई अपोलोजाइज़, मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अपना आपको बताने का वे और बेटर करूँगी। Thank you so much for watching this. Do like, comment and please subscribe our channel and press the bell icon to see the latest updates on my YouTube channel. Allah Hafiz.